Hello guys, welcome to my channel and psychology, and nowadays Shardul Psychology and Spirituality. I changed the name of my channel. So हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी की हिस्ट्री, ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे मॉडर्न साइकोलॉजी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो एशियन साइकोलॉजी थी, मतलब साइकोलॉजी कहाँ से शुरू हुई, आज जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, साइकोलॉजी ने इतना लंबा सफ़र कैसे तय किया, वो सब हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। इसके पहले साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूडेड हैं। तो मॉडर्न साइकोलॉजी कहाँ से चालू हुई और आज जो हम पढ़ते हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे या सोशियोलॉजिस्ट थे, फ़िलोसोफर्स थे जिन्होंने अपना योगदान दिया साइकोलॉजी की फील्ड में, उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट किसने दिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी की स्टडी कहाँ से शुरू हुई, मतलब इंग्लैंड में स्पेशली, क्योंकि भारत वगैरह में या फिर बहुत बाद में आई, ये सब वहाँ से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, यहाँ वहाँ से उठी है साइकोलॉजी। तो इंग्लैंड में जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, एम्पिरिकल का मतलब होता है, अब जैसे यहाँ पे वर्ड है तो उसका मतलब होता है बेस्ड ऑन, मतलब किसके काम पे बेस रही जो इंग्लैंड में मॉडर्न साइकोलॉजी अप्लाई हुई। अप्लाई इन द सेंस कि जिसके बारे में जाना गया, पढ़ा गया, उसका रूट क्या था या किसके रेफरेंस पे वो साइकोलॉजी पे काम हुआ या लोगों ने जाना समझा, तो वो किसके काम से जाना गया, तो जो जॉन ल्यूक। और गाइस मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, इनके जो नेम्स है वो बहुत हार्ड हैं, तो इन केस अगर कुछ इधर उधर हो जाता है, मैं प्रॉपर अगर प्रोनाउंस नहीं भी कर पाती हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि खुद से तो आता नहीं है, कमेंट जाके लिखेंगे खुद से तो आता नहीं है, हमें क्या पढ़ा रहे हो। तो ठीक है, इट्स वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस, कई नेम बहुत डिफ़िकल्ट भी हैं, और समटाइम डिपेंड भी करता है कि लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग भी प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो जस्ट क्लैरिफिकेशन। तो जो जॉन लुइक थे, जॉर्ज बार्कले थे, थॉमस रेड थे, डेविड ह्यूम थे, इनका जो काम था, इनके काम पे बेस थी साइकोलॉजिकल, इनके काम पे बेस थी इंग्लैंड में जो मॉडर्न साइकोलॉजी स्टार्ट हुई वो, ठीक है। अब जो डेविड हार्टले, जेम्स मिल, जॉन स्मिल, अलेक्जेंडर बेन, इन्होंने, ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम किया, या बोलना चाहिए किस चीज़ पे फोकस किया, तो वो था फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में जो रिलेशन है या को रिलेशन है, कौन कैसे एक दूसरे पे वो दोनों डिपेंड कर रहे हैं, सोशियोलॉजी का साइकोलॉजी पर का प्रभाव पड़ रहा है या वो कैसे उस पर प्रभाव डाल रही है, या साइकोलॉजी किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है सोशियोलॉजी से, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया डेविड हार्टले, जेम्स मिल, जॉन स्मिल और अलेक्जेंडर बेन ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसने किया किस पे, मॉडर्न साइकोलॉजी के फील्ड में। मतलब जो मॉडर्न साइकोलॉजी उसमें हम ज़्यादातर साइंटिफिक टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी वगैरह भी मॉडर्न साइकोलॉजी में आ जाती है। तो इसका बेस क्या है, मतलब ये जो फाउंडेशन है वो कहाँ से मिला, तो वो मिला जो साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी का आपस में जो रिलेशन है, इस पे जो काम किया इन साइकोलॉजिस्ट ने, उसकी वजह से ये और ज़्यादा डेवलप हो पाया, मॉडर्न साइकोलॉजी और ज़्यादा डेवलप हो पाया, इसको एक फाउंडेशन मिला, एक ग्राउंड मिला, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वो मेड इन द साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ह्यूमन साइकोलॉजी की जो फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, समझना बात को, ये दोनों भी आपस में इंटरकनेक्टेड ही है, हम ऊपर इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो जो ह्यूमन साइकोलॉजी की फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें किसकी स्टडी ने कंट्रीब्यूशन दिया, या बोलना चाहिए किसके काम ने और ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, तो वो थे एक फ्रेंच फिलोसोफर कॉन्डिलैक, एफ.जे. गेल, जर्मन फाउंडर ऑफ फ्रेनोलॉजी। तो फ्रेनोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम ब्रेन की स्टडी करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो एक जर्मन फाउंडर जो फ्रेनोलॉजी के थे, उन्होंने भी साइकोलॉजी की फील्ड में काम किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि साइकोलॉजी जो है हमारे कहीं ना कहीं ब्रेन की, माइंड की स्टडी है, तो इससे जुड़े जितने भी फील्ड हैं या जो भी फील्ड पे, इससे जुड़ी हुई जितनी भी फील्ड पर लोग काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं
इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होंगे ही, है ना, और उसका कॉन्सेप्ट भी जो है सब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। साथ ही साथ एक फ्रेंच सर्जन थे पॉल ब्रोका, ठीक है, उन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया। अब हम बात करेंगे 19th सेंचुरी की। तो 19th सेंचुरी में जिसने साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक फील्ड के रूप में एस्टेब्लिश्ड करने के लिए सबसे बड़ी हेल्प की या सबसे बड़ा उनका योगदान रहा, तो वो थी लेबॉर्ट्री वर्क, मतलब जो लेबॉर्ट्री में किए गए एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, लेबॉर्ट्री वर्क रहता है। तो ये किसने किया? जो ईस्टर्न हेनरिच वेबर ने, गस्टेव फेचनर ने, विलियम वुंड तो बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने पक्का सुना होगा, हरमन वोन हेल्मटॉस ने एंड एडवर्ड टिचनर ने, ठीक है। इन्होंने, इनका जो लेबॉर्ट्री वर्क था इन 19th सेंचुरी, उसने साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक फील्ड या साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में क्या किया? एस्टेब्लिश्ड किया। क्या क्या तरीकों से? एक तो ये लेबॉर्ट्री में जब काम कर रहे थे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया इन्होंने। तो जो इन्होंने रिसर्च वर्क के लिए साइंटिफिक मेथड्स यूज़ की, एक उसके थ्रू, ठीक है। सेकंड था इनका जो बिलीव था कि जो मेंटल प्रोसेस है वो केवल एक थ्योरी नहीं है, ठीक है, कि दिमाग ऐसा सोचता है। जैसे हम बात करें फिलॉसफी की, फिलॉसफी भी एक सोच के ऊपर एक सब्जेक्ट है, एक दार्शनिकता की एक विचारों के ऊपर एक सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन उस मेंटल प्रोसेस को हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं इसी, क्योंकि जब कोई चीज़ क्वांटिफाई हो जाती है, उसमें मैथमेटिक्स ऐड हो जाता है, तब वो क्या हो जाती है? साइंटिफिक हो जाती है। अब क्वांटिफाई का मतलब क्या है? किसी भी सब्जेक्ट को न्यूमेरिक टर्म में बदल देना। जैसे हम अगर बात करें तो हमारी मेंटल प्रोसेस के रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि सामने वाले का आईक्यू कितना है। अब आईक्यू आप कैसे बताओगे? थोड़ा बहुत और ज़्यादा ऐसा तो नहीं बताओगे, हम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं कि आईक्यू कितना है इन अ न्यूमेरिक टर्म, 10%, 5%, 20% पॉइंट्स में, है ना। तो इस तरीके से, या फिर ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कम्प्लीटली न्यूमेरिक टर्म्स में, ठीक है, न्यूमेरिकल तरीके से। तो मतलब हमने जो साइकोलॉजी थी या साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेस थी, तो उसको हमने क्वांटिफाई किया, और ये जो क्वांटिफिकेशन वाली टेक्निक्स थी वो प्रॉपर जो रिसर्च टेक्निक्स थी उसके थ्रू ही ये पॉसिबल हुआ। तो इन सब चीज़ों ने मिलकर एस्टेब्लिश्ड किया जो साइकोलॉजी थी, जिसको केवल अभी हवा हवा में बातें हो रही थी, जो हम पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ठीक है, मतलब है कुछ, ठीक है, लेकिन ये फिर एक बन गया साइंटिफिक सब्जेक्ट, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहा। इसके साथ ही जो प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन है, चार्ल्स डार्विन्स की थ्योरी है एक नेचुरल सिलेक्शन की, उसने मतलब साइकोलॉजी को एक हाइक दी, मतलब एक ऊंचाई पर पहुंचाया, या फिर एक कॉन्सेप्ट वो सामने लेकर आए जिसे हम अभी डायनेमिक साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक कॉन्शियसनेस करके एक जो कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स, ये भी एक पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। तो वो 1890 में उन्होंने न्यू अप्रोच प्रेजेंट की साइकोलॉजी में। ये सारी इवोल्यूशनरी प्रोसेस थी, इवोल्यूशन हुआ इससे साइकोलॉजी की फील्ड में, जैसे कॉन्शियसनेस हो गई, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें आ रही थी, प्रोसेस हो रही थी मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, आउट ऑफ द न्यू ओरिएंटेशन इन द साइकोलॉजी ग्रू द क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये सारी तो बातें तो ठीक है, लेकिन जो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न साइकोलॉजी का, वो कहाँ पर आया? तो वो था हिस्टीरिया में, जो फ्रांस में एक जगह है, ठीक है। वहाँ पर क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो थे वो परफॉर्म हुए, खासकर हिप्नोटिज्म जो वर्ड है आपने सुना होगा, कैरीड ऑन दी JM, अब इसको चारकोट बोलते हैं या कैरकोट बोलते हैं, आई डोंट नो, बट ठीक है, अभी के लिए मैं कैरकोट ही बोल रही हूँ।
तो जो ये क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है, वो कहाँ पर आए, हिस्टीरिया से ओरिजिनेट हुए। साथ में हिप्नोटिज्म वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पे वर्क है, वो जेएम चाकोट करके जो थे, ठीक है, इन्होंने उसको ओरिजिनेट किया, उस पर काम किया और आगे बढ़ाया। सिगमंड फ्रायड को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। तो इन्होंने तो एक नई दिशा दी है साइकोलॉजी को, ठीक है। इन्होंने इनके जो इड ईगो के कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल है, और उन्होंने एकदम साइकोलॉजी की फील्ड में एक न्यू डायरेक्शन दिया, उसको एस्टेब्लिश्ड कर दिया, ठीक है। तो उनकी जो इन्फ्लुएंशियल थ्योरी थी अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की, इवन ड्रीम के ऊपर भी इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए। उन्होंने पूरा साइको एनालिटिक थ्योरी जो इनकी है वो पूरा ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया, साइकोलॉजी को एक डायरेक्शन दे दिया और पूरा एक बेस प्रोवाइड कर दिया। किस चीज़ के लिए, ताकि साइकोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि एस्टेब्लिश्ड कर दिया, इतना एस्टेब्लिश कर दिया कि वो जो एजुकेशन की फील्ड में भी, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में भी हर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते, राइट, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरली पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट लेकिन पढ़ाया जाए। लेकिन इस कॉन्सेप्ट्स के कारण जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसको एजुकेशन में भी शामिल किया गया। एंथ्रोपोलॉजी जो कि एक ह्यूमन की स्टडी होती है कि ह्यूमन के माइंड की, कि आदि मानव से लेके वो आज का ह्यूमन कैसे बना, उसका दिमाग वगैरह का विकास कैसे हुआ। मेडिसिन की फील्ड में ये सब। फ्रीडन रिसर्च मेथड बिकम द फाउंडेशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। तो एक तो उन्होंने जो जेएम चाकोर थे उन्होंने जो स्टार्ट किया, ठीक है, हिप्नोटिज्म वगैरह ये सारी चीज़ें, और साथ में जो हमारे फ्रीडन के कॉन्सेप्ट्स हैं, रिसर्च मेथड्स हैं, उन्होंने एक बेस प्रोवाइड कर दिया क्लिनिकल साइकोलॉजी को। अभी हम बिहेवियरिज्म के बारे में तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो मिला है वो जॉन वॉटसन की वजह से मिला। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। 1920s में ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत इनका नाम था उस समय, अभी भी है। अभी भी जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो जॉन बी वॉटसन को सभी जानते हैं। इनके जो कंसर्न थे वो ये था कि हम किसी भी चीज़ को केवल इस नज़र से नहीं देख सकते कि मतलब साइकोलॉजी की नज़र से केवल नहीं देख सकते। इसका ये भी मतलब है कि जो साइकोलॉजी की फील्ड है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि कोई भी चीज़ सेंसरी स्टिमुली पर कैसे रिएक्ट करता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कोई भी पर्सन है या कोई भी जंतु है, कोई भी जानवर है, कुछ भी है, स्टिमुली मतलब कोई भी चीज़ आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर दे, ठीक है, तो वो कहलाती है स्टिमुली। जैसे आपने ये बीएफ स्किनर का चूहे वाला अगर एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो बिहेवियर क्या रहता है कि हम लर्निंग प्रोसेस भी इसी में आती है, ये सारी चीज़ भी हम पढ़ते हैं बिहेवियरिज्म में कि इंसान किस तरीके से सीखता है। इंसान एक बार अगर गर्म चीज़ को छुएगा, अगर देखेगा कोई बर्तन गर्म है और अगर उसको टच करेगा और उसको गर्म लगेगा, अगली बार से वो बर्तन को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको, जैसे बच्चे रहते हैं, एक बार उनको गर्म लग जाता है, फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि गर्म है, ताता है, ऐसे बोलते हैं करके, तो फिर बच्चों ठंडे भी रहते हैं तो फिर उसको टच नहीं करते, उनको लगता है वो गर्म है। तो ये एक लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बिहेवियरिज्म करके जो पूरा कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का, वो सब इसी पे बेस्ड है कि हमारा कैसे रिएक्शंस रहते हैं किसी भी स्टिमुली पे या उत्प्रेरक पे, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ थी। इसके साथ में आपने गेस्टल्ट साइकोलॉजी भी देखी होगी, ये जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने लेकर आया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें थे कर्ट कोफका, वॉल्गैंग, मुझे ऐसा लग रहा है किसी हॉलीवुड मूवीज़ के हीरोज़ के नेम है, वैसे ये भी हीरोज़ ही हैं, ठीक है। तो गेस्टल्ट थ्योरी में ऐसा है कि हम जैसे अभी तक होल स्टडी कर रहे थे कंप्लीट, तो इसमें इन्हीं सब चीज़ों को बहुत सारी टुकड़ों में तोड़ दिया गया, ठीक है। ह्यूमन स्टडी ऑफ ह्यूमन थॉट्स को, बिहेवियर को, ये सबको हम एक साथ ही स्टडी कर रहे थे, लेकिन इसको बहुत सारे आइसोलेटेड टॉपिक्स में तोड़ दिया गया और फिर उसकी एक डीप स्टडी हर टॉपिक की, विच इज़ ऑब्वियसली गुड, तो उसकी स्टडी की गई। तो यही सब गेस्टल्ट साइकोलॉजी में। तो ऐसे करके बहुत सारे इसके सब टॉपिक्स हैं। अभी तो हमें पता है कि साइकोलॉजी भी कितने सारे सब फील्ड में डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडर्न साइकोलॉजी का सफ़र, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ। तो एक और इसका वीडियो आएगा साइकोलॉजी की हिस्ट्री पे, तो उसमें आपका पूरा साइकोलॉजी की हिस्ट्री पूरी कवर हो जाएगी। मैंने बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आपको
एक्सप्लेन किया है। अगर आपको बहुत हार्ड लैंग्वेज या लिखने के लिए एग्ज़ाम में चाहिए तो आपके स्क्रीन पे है, आप नोट्स यहाँ से बना सकते हो, ले सकते हो। बाकी समझने के लिए जो मैंने समझाया उसको सुन सकते हो। तो ठीक है गाइज़, ऐसे कनेक्टेड रहिएगा। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करूँगी और इसके साथ में बहुत सारे जो साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो सब कवर करेंगे हम। तो कनेक्टेड रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फुल प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। बाय बाय।